नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों से रूबरू कराएंगे। तो इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकल न्यूज़ से। तो लोकल न्यूज़ की जो इस अखबार की जो सुर्खी बना हुआ है, तो जो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं केटी रामाराव, उन्होंने कांग्रेस पर एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर जो आरोप लगा, उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने वाल्मीकि जो घोटाला हुआ था उसका पैसा इस्तेमाल किया था उन्होंने कहा था, इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो आदिवासी हैं उनके हक का पैसा कांग्रेस ने मारा और जो कांग्रेस है वो जो आदिवासी तबके के लोग हैं उनके हितों में जो पैसा यूज़ होता है उसके पैसे को मार के अपने लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने आप को भुनाने की कोशिश की थी। बिल्कुल रिदा, जिस तरह से केटीआर काफ़ी वक्त से इस पे कोई ना कोई आरोप लगा ही रहे थे और कल फिर ईडी ने जो अपने आरोप पत्र में पुष्टि की है तो उन्होंने कहा है कि अब सच सामने आने वाला है, क्योंकि कर्नाटक के जो कांग्रेस के लीडर हैं बी नागेंद्र, उन्होंने जो है जो भी ये पैसा है वो कहीं ना कहीं तेलंगाना में यूज़ किया है और तेलंगाना के उन्होंने कहा है कि हो सकता है ये भी आगे चल के पता चले कि तेलंगाना के भी कुछ कांग्रेस के नेता जो हैं वो इस मामले में जो है वो भी साथ में है उनके। जी। क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं, बड़ा मामला है और जिस तरह से ये वाला पूरा पैसा है वाल्मीकि वाला बोला जा रहा है, बीआरएस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से बोला गया है कि वाल्मीकि समाज वाला जो पैसा है वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो वो हुए थे इलेक्शन उसमें यूज़ किया गया। जी। तो वहीं पर जो दूसरी खबर सामने आई है वो है कि केजरीवाल की कल न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है और कल उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी। शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनकी पेशी हुई थी और उसमें उनकी न्यायिक हिरासत को 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। और उसमें वही जो इस मामले में जो दूसरे आरोपी है आप विधायक दुर्गेश पाठक, उनको 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी गई कल। बिल्कुल, कल जो है क्या बोलते हैं सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और शरत रेड्डी खिलाफ जो एक वो थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट वो राव जोन ने कोर्ट में दाखिल की थी और उसके बाद फिर कुछ लोगों को उनमें से ज़मानत दी गई थी और केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। तो इससे पता चलता है कि केजरीवाल फ़िलहाल अभी इस साल तो बाहर आने की उम्मीद उनकी नहीं दिख रही है, क्योंकि इस साल जो अभी कर्नाटका में इलेक्शन होना उसका अनाउंस होना बाकी, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है और इस वक्त वो केजरीवाल को बाहर मतलब क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत भी उनको बाहर नहीं लाना चाह रहे हैं। जो भी यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं बीजेपी का एक वो रहता है कि वो ऐसे वक्त में लीडर्स को जो है परेशान करते हो। इसी बीच एक खबर और आज छपी है कि जो वहाँ हो रहे क्या बोलते हैं हरियाणा में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो वहाँ के हुड्डा हैं भूपेंद्र हुड्डा, जो वहाँ के मतलब सीएम भी रह चुके हैं और जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो इस वक्त अच्छे उसमें लेके भी जा रहे हैं। उन पे एक ज़मीन के विवाद में मामला सामने आया है और वही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तो बीजेपी जो भी वहाँ पे अपोजिशन पार्टी होती है उसके जो बड़े लीडर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं इन मामलों में घेरने की कोशिश करती है और जब भी कुछ ऐसा मामला आता है तो कहीं ना कहीं उनकी हल्की सी थोड़ी बहुत तो उसमें होती है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब ये जो ईडी है या सीबीआई जिस तरह से उन पे वो करती शिकंजा कसती है वो कहीं ना आप सारी चीज़ें करें, लेकिन इलेक्शन के डेट अनाउंस होने से लेकर के इलेक्शन होने के बाद के जो टाइम है उस दरमियान आप सिर्फ इलेक्शन लड़ें, ईमानदारी से इलेक्शन लड़ें। इसी बीच फिर आप ये भी वो लगता है कि आप इलेक्शन में जो है जो भी ये जो एजेंसियां इनका दुरुपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो सामने। इसी बीच जो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला पर भी जो है
वहाँ का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसमें क्या बोलते हैं कथित वित्तीय अनियमितता का वो लगा है आरोप, और ईडी ने इसमें भी एक वो क्या बोलते हैं चार्जशीट दाखिल की है, और वहाँ की जो हाई कोर्ट है उसका दरवाज़ा खटखटाया। और फारूक अब्दुल्ला जो है पहले से भी बोले थे कि देखिएगा इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आएगा, ये डेट जैसे जैसे नज़दीक आएंगी वैसे वैसे बीजेपी हमें परेशान करेगी और हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश रची जाएगी, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, कुछ भी हो ऐसा। जी जी। तो वहीं पर जो तीसरी खबर की हम बात करें तो कल जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और जो विपक्षी पार्टी है या सत्ता पक्ष की पार्टी है वो जाकर हरियाणा जम्मू कश्मीर में अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं, उसी तरह से कल भाजपा जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी कल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पहुंचे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया और उन्होंने वहां पर भाजपा पर जमकर प्रहार किया, खासकर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जमकर घेरा। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर हमारी 20 सीटें और आ जाती तो ये लोग जेल में होते। और उन्होंने साथ भी ये भी कहा कि जो लोग 400 पार का दावा करते थे वो आज कहाँ चले गए। और उन्होंने इस तरीके से बहुत ही तीखे प्रहार किए थे भाजपा पर और भाजपा के नेताओं पर, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर उन्होंने जमकर उनको घेरा था इस बाबत। बिल्कुल, उन्होंने कहा है खड़गे ने कि 400 पार का नारा देने वाले सिर्फ 240 पर ही सिमट गए हैं। और साथ ही खड़गे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आज हर जगह हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ये क्या बोलते हैं ये गृह मंत्री हैं और ये हमेशा से एक कहीं ना कहीं झूठ बोलते रहे कि जम्मू कश्मीर में सब शांति है। ऐसा कुछ भी नहीं, जम्मू कश्मीर में हर जगह हमले हो रहे हैं और वो इन बातों को कहीं ना कहीं बहुत ही एक क्या बोलते हैं झूठ के एक उसमें तैयार करके पेश कर रहे हैं। तो इसी बीच जो है उन्होंने बोला है कि जो क्या बोलते हैं यहाँ का जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर का वो कहीं ना कहीं जो है जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो एक वहाँ पे क्रांति आएगी और जम्मू कश्मीर में नेशन कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो भी मतलब ये जोड़ी है क्या बोलते हैं इसको अलायंस है, ये जो है मजबूत है। बीजेपी जितनी भी कोशिशें कर ले ये अलायंस नहीं टूट पाएगा। बीजेपी अपनी झूठी शान के लिए, झूठी बातों के लिए कुछ भी कह सकती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी झूठ बोलने में बहुत माहिर है। बीजेपी की कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। बीजेपी हमेशा हर जगह जहाँ भी इलेक्शन होते हैं वहाँ जाती है और अपनी चीज़ों का बखान करती है, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है वो कांग्रेस दिखाती है। और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सच बोलने वाली पार्टी है, वो हमेशा सच बोलती है और सच के साथ ही वो खड़े होते हैं। जी, तो जैसा कि कल जो खड़गे गए थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमने जिस तरीके से संसद में अपनी ताकत दिखाई है वैसे ही हम आगे भी अपनी ताकत दिखाते रहेंगे और हम किसी भी तरह से भाजपा को पछाड़ कर ही रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से ये आप सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, जिस तरह से खड़गे वहाँ पे गए उन्होंने बात की, उससे पहले जो है देश के गृह मंत्री उन्होंने एक वो किया था ट्वीट उनको लेकर के कि वहाँ गए हुए राहुल गांधी अमेरिका और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि देश में जो आरक्षण है उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक भाजपा सरकार है। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण को लेकर के ही पूरा लोकसभा इलेक्शन में एक जो इनको 400 से 240 पे लाया है, वो कहीं ना कहीं आरक्षण का जो मुद्दा उठाया था वही था। और देश में एक मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात की थी उसी से रिलेटेड उन्होंने बोला है कि हम इस तरह के बयान हम इस तरह के काम करते रहेंगे और इसमें बीजेपी जितनी भी अड़चनें लाएगी हम उसका सामना करेंगे और हम सही से ये इलेक्शन यहाँ पे संपन्न होने तक मतलब इस पे पूरी नज़रें गड़ाए रहेंगे। जी, जिस तरह से आपने राहुल गांधी की बात करी कि विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो राहुल गांधी को निशाने पर लिया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने यूएस में एक जो संबोधन में उन्होंने बोला था, जो लोगों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण को ख़त्म करने के जब तक सभी को समान अधिकार नहीं मिल जाता तब तक आरक्षण को हम ख़त्म नहीं करेंगे। उस पर उन्होंने मायावती ने भी उन पर प्रहार किया था। और इसी के मद्देनज़र जो यूबीटी के नेता हैं, सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी एक मणिपुर में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, वहाँ पर जो उग्रवादी जो जमकर उत्पात मचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि जिस तरह से मणिपुर में हालात बने हुए हैं, अगर देखा जाए तो उन्होंने खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह हर चीज़ में, चुनाव में या हर चीज़ में हर जगह जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं
या जम्मू कश्मीर जाते हैं, हरियाणा जाते हैं अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन वो मणिपुर की सुध नहीं लेते हैं। बिल्कुल, और मणिपुर में हिंसा जो चल रही है वो 3 मई 2023 से शुरू हुई थी और तकरीबन 16 महीने हो गए हैं और वहाँ पे शांति बहाल हो ही नहीं पा रही है। वहाँ की जनता, आप रोज़ न्यूज़ में रोज़ वहाँ की वीडियोज़ आती हैं कि वहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। और जो ये हैं संजय राउत, इन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो हालात हैं उसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, क्योंकि उन्होंने देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली पार्टी का साथ दिया और उनकी सरकार बनाई। उन्होंने तीखे लफ्ज़ों में कहा है कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ 2 लोग हैं, वो हैं नीतीश और बाबू। क्योंकि अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू मतलब साथ में ना गए होते एनडीए के, तो शायद इस वक्त जो देश का सूरत हाल है वो कुछ मतलब चेंज होता। उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शाह जो हैं बॉम्बे में आके 2 दिन बैठते हैं, चुनाव से रिलेटेड या जो भी मसले होते हैं उन पे आप बात करते हैं, उनको आप देखते हैं, लेकिन न देश के प्रधानमंत्री न देश के गृह मंत्री ये लोग कभी भी वहाँ नहीं गए मणिपुर। और मणिपुर में क्या बोलते हैं इंटरनेट सेवा जो है वो बंद की हुई है, वो 15 सितंबर तक बंद की हुई है जी। हालांकि काफ़ी समय से जब से ये चीज़ें सामने आनी शुरू हुई हैं तब से वहाँ की जो ये सेवा, इंटरनेट सेवा, इसको बंद किया जा रहा है। कभी 2 दिन के लिए खुलता है फिर बंद कर दिया जाता है, और अब तो ड्रोन से भी हमले हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी अगर हर जगह ये कहती है कि यहाँ पे जो है वो लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन, चाहे वो बंगाल हो या दिल्ली हो या ऐसा कोई भी प्रदेश हो जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है, तो आप मणिपुर के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? आप मणिपुर पे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, मणिपुर पे गृह मंत्री ने कुछ नहीं बोला। जिस तरह से इन्होंने जब वहाँ पश्चिम बंगाल में केस हुआ संदेश खाली का, तो वहाँ पे एक अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था, लेकिन जब क्या बोलते हैं मणिपुर में कुछ नहीं हुआ अब तक। मणिपुर के बारे में न देश के प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं, न देश के गृह मंत्री बात करना पसंद करते हैं। और जब संसद में इस बात को उठाया जाता है, संसद में ये बात रखी जाती है, तो वो जो भी वो होता है सांसद, चाहे वो अपोजिशन के जो लीडर हैं वो हों, मतलब जो वहाँ पे विपक्ष के नेता होते हैं वो हों, या फिर वो मतलब कोई और भी सांसद हो विपक्ष का, उसका माइक बंद कर दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके बारे में बात ही कोई नहीं सुनना चाहता है। तो मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है। मणिपुर में जो सरकार है वो आपकी है। मणिपुर में जो वो हैं क्या बोलते हैं मणिपुर के सीएम, जी बिल्कुल, मणिपुर के सीएम एन बीरेन जो हैं वो आपकी पार्टी से, बीजेपी से ही हैं। आप क्यों नहीं उनसे राब्ता करते हैं? आप वहाँ पे जाइए, आप एक बार जा करके देखिए वहाँ पे क्या हालात हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं। वहाँ पे जो एक शांति का वो कहा जाता था वो भंग हो गई पूरी तरह से। और वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जब से ये क्या बोलते हैं ये जो जंग शुरू हुई है, वहाँ के हिसाब से जंग है, जो वहाँ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जब से जंग शुरू हुई है तब से जो है वहाँ के लोग सही से सो नहीं पाते हैं कि क्या पता कहाँ से क्या हो जाए। अभी कुछ दिन पहले ही एक वो आई थी खबर कि 3 लोगों को मार दिया गया। एक बेचारा घर के बाहर सो रहा था, उसको मार दिया गया। 2 लोग और एक खेत में था, उसको मार दिया गया। इस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। तो वहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। लेकिन देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के चक्कर में लगे रहते हैं। जिस तरह आपने देखा कि जब कोविड चल रहा था, कोविड में हर चीज़ पे बैन था, लेकिन उसी दौरान वहाँ पे चुनाव होना था बंगाल में। मोदी जी वहाँ गए थे चुनाव में, वहाँ पे उन्होंने रैली को संबोधित किया, वहाँ पे एक रोड शो भी निकाला, लेकिन बाकी चीज़ों पे जो है वहाँ बैन था पूरे देश में। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए वो सारे काम कर रहा है, लेकिन जहाँ पे देश का फ़ायदा हो, जहाँ पे जो परेशान है उनके साथ कुछ नहीं कर रहा है जी। हालांकि जैसा कि राहुल गांधी जो पिछले दिनों जो यूएस में रहे थे, उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की थी, भाजपा पर, आरएसएस पर जमकर हमला बोला था, और उन्होंने कहा था आरक्षण के बारे में भी बात की थी। और उस पर वो तमाम जो पार्टियां थी, जो भाजपा के लोग थे, कार्यकर्ता थे, भाजपा के नेता थे, उन्होंने उन पर जमकर प्रहार भी किया था। अगर राहुल गांधी ने इस तरह से अगर वहां पर एक बात बोली है, इस तरह से अगर आप दूसरी तरफ देखें, जिस तरह से मणिपुर में हालात चल रहे हैं, वो सारी दुनिया ही देख रही है कि आपके देश में किस तरह के हालात हैं। आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते या किसी की आंखों से ओझल नहीं करवा सकते। बिल्कुल, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि वो भगवान का अवतार, लोग कहते हैं मोदी जी भगवान का अवतार हैं, तो संजय राउत ने ये भी कहा है कि अगर वो भगवान हैं तो क्या उनको सिर्फ लाशें नज़र आती हैं? जी, जो लोग जिंदा हैं उनके हक में काम नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से कोविड में आपने देखा कि कोविड में जल्दी में लॉकडाउन लगा दिया गया, कितने लोग परेशान हुए, कितने लोगों की डेथ हुई उसमें।
इसी तरह जब इन्होंने नोटबंदी की थी तो जल्दी जल्दी में नोटबंदी कर दी थी, उसमें कितने लोग परेशान हुए किसी के यहाँ, क्योंकि वो शादियों का सीज़न था पूरा। नवंबर दिसंबर जो होता है, जनवरी, वो पूरा शादियों का सीज़न होता है। आपकी कोई भी रणनीति जो है वो जनता के लिए नहीं है। आपकी जो रणनीति है वो सिर्फ आपके लोगों के लिए, आपके लोग मतलब जो 2-3 लोग कहे जाते हैं आपके, जो यहाँ के पूंजीपति हैं, उनके लिए आप सब कुछ करते हैं। लेकिन जो यहाँ का आम नागरिक है, जो आपको वोट दे करके जिताता है, आपको प्रधानमंत्री बनवाता है, आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत गलत हैं। अगर देश का युवा जो है, जो युवा आबादी, वो अगर जाग गई तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा छुपना पे। तो जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, जिस तरह से इनकी सीटें कम आई थी, तो कहीं ना कहीं आज की जो जनता है, जो युवा है, वो जाग ही चुके हैं, पूरी तरह जाग चुके हैं। लेकिन अभी कुछ चीज़ों पे आपने अफीम बोया हुआ है, आपने धर्म का एक वो किया हुआ है, उसमें आप रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते हैं। आपके कुछ मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, आपके कुछ लीडर्स हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको ये लगता है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो मीडियम में पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं चीज़ों को। जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनको अपनी जो है क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी की चिंता होती है बहुत, ठीक है, तो वो आपकी बातों में आ जाता है। जो बिना पढ़े लिखे हैं वो भी आपकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही सब कुछ सही है जी। और जिस तरह से ये हर रोज़ एक इनका जो एक ग्रुप होता है व्हाट्सएप वाला, अंधभक्तों वाला, उसमें एक मैसेज सर्कुलेट होता है कि मुसलमान आबादी बढ़ रही है जी। मुसलमान अगर ज़्यादा बढ़ गए तो वो कहीं ना कहीं हम पे हमला कर देंगे, हमें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के जो मतलब चलते हैं व्हाट्सएप पे, इस तरह की जो वो बयान देते हैं, आप देखिए रोज़ कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर के कुछ ना कुछ एक वो फैला होता है कि यहाँ पे मुसलमान इस तरह कर रहे हैं। अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू इलाके में घर ले लिया तो उसको घर से निकलवा देते हैं, वहाँ पे उस पर क्या बोलते हैं हमला हो जाता है, उसका बाइकआउट कर दिया जाता है। तो देश में इस तरह का माहौल जब ख़त्म होगा, हिंदू मुसलमान ख़त्म हो करके, अगर हम देश में जो भी पार्टी है, जो भी पार्टी सत्ता में है या जो भी पार्टी स्टेट में है, अगर वो देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी, देश के उत्थान के लिए सोचेगी, तब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और कहीं ना कहीं देश जो है आगे बढ़ेगा। जिस तरह से आपने धर्म की राजनीति के बारे में बात करी, तो देखा जाए जो अखबार की इस तरफ अभी जो सुर्खी बना हुआ है आज के अखबार में, जो शिमला है वहाँ पर एक संजौली है, वहाँ पर जो एक मस्जिद है उसके अवैध निर्माण के खिलाफ एक हिंदू संगठनों ने एक मुहिम चलाई हुई है। और हालांकि वहाँ पर सरकार ने धारा 163 लागू करी हुई है, लेकिन फिर भी उसमें फिर भी उन्होंने वहाँ पर हिंदू संगठन के जो नेता हैं उन्होंने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि वहां पर पुलिस को रोकना पड़ा। हालांकि पुलिस ने पानी की बौछारें भी करी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन वहां पर जो लोग थे, जो हिंदुवादी संगठन थे, उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी वो करने का कोशिश नहीं किया और उन्होंने ऊपर से उन पर भी हमला कर दिया और उसमें एक पुलिस का जवान भी उसमें घायल हो गया था। बिल्कुल, देखिए जो संजौली मस्जिद वाला केस है, ये जब उठ रहा था ऊपर, तभी यहाँ के जो हैदराबाद के एमपी हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट पे ये बोला था कि इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। उस वक्त जो वहाँ के एक पार्टी मंत्री हैं विक्रमादित्य, उन्होंने बोला था नहीं आप यहाँ राजनीति मत करें, हमारा जो राज्य है वो बहुत शांति वाला राज्य है, हम बहुत भाईचारगी से रहते हैं यहाँ पे। अब आप कल देखिए क्या हुआ, 2 दिन से वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उस मस्जिद को लेकर के ये बोला जा रहा है कि ये मस्जिद अवैध है जी। इसमें जो निर्माण हो रहा है वो अवैध निर्माण हो रहा है। तो इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फ़ायदा है। इसी बीच इमरान मसूद का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार मतलब उन्होंने जो बयान दिया कहीं ना कहीं हिमाचल में कांग्रेस सरकार को ही घेरा। उन्होंने कहा है कि क्या दिक्कत है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये जो है मतलब क्या बोलते हैं, एक बहुत ही गंदी तरह की बातचीत हो रही वहाँ पे। जो ये सीन हो रहा है कि एक मस्जिद के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए वहाँ की जो हमारी पार्टी है उसके नेता भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे जो नेता हैं वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि मतलब इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते थे, इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में उन्हीं का योगदान है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बात में कोई विवाद नहीं है, ये एक छोटी सी बात थी, इसको वहाँ के जो हमारे ही पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है।
और साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों की ज़ुबान को लगाम देने की ज़रूरत है जो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ अगर आप देखें तो वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की गवर्नमेंट है। कांग्रेस हर जगह ये कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, हम मोहब्बत के बारे में बात करते हैं, हम भाईचारे के बारे में बात करते हैं। वहाँ के आपके जो मंत्री हैं वही अगर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी के वो बोलते हैं लीडर्स, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? आप एक तरफ तो कहते हैं हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन फिर जब आप ही के राज में, जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है, आपके मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उसके बारे में हम क्या देखें? उसमें तो यही लगेगा कि ये सब एक ही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, मुसलमानों के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता जी। इनमें से कोई पार्टी खुल के मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं होती। अभी आप देखिए कितनी लिंचिंग्स हुई हैं, लिंचिंग में सिर्फ बयान दिए गए, खुल के सामने नहीं आए। और वही जब आर्यन की लिंचिंग हुई तो सारी पार्टियां खुल के सामने आ गई हैं कि आर्यन को क्यों मारा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या जो भी पार्टी हो। जो यूपी में अभी जो मंगेश यादव का जो एनकाउंटर उसमें भी सब खुल के आ रहे हैं। उस पर सपा मुखिया जो है अखिलेश यादव वो भी खुलकर बोल रहे हैं। आए दिन वो इस पर बात कर रहे हैं, रोज नए नए बयान देते हैं। कल तो उन्होंने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था कि इसमें जो कितने पीडीए वाले मारे गए हैं और कितने नॉन पीडीए वाले मारे गए। तो जब आप मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ होता है आप खड़े नहीं होते हो, और वही अगर किसी और के साथ होता तो आप खड़े होते, तो हम कैसे मान लें कि आप मुसलमानों के साथ हैं? संजौली मस्जिद वाला केस जब शुरू हो रहा था तभी असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। उस वक्त वहाँ के जो मंत्री उन्होंने बोला था नहीं आप इस पर राजनीति मत करें, आप अपनी जगह देखें, हमारा स्टेट जो है वो शांति वाला स्टेट है, हम भाईचारे से रहते हैं। आज वहाँ क्या हो रहा है? आज वहाँ पे रोज़ प्रोटेस्ट हो रहा है। उस मस्जिद के निर्माण के लिए वहाँ पे रोज़ प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये मस्जिद अवैध है, यहाँ का जो निर्माण है वो अवैध निर्माण हो रहा है। इसमें जो है सरकार को इसमें जो है जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप फिर कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं। किस तरह से आप साथ में हैं? आप कहीं नज़र नहीं आते मुसलमानों के साथ। हालांकि असर वो मस्जिद पहले से है, कई साल पुरानी है, और इससे पहले जिसकी सरकार थी हिमाचल में, तो उस दौरान भी उनको देखना चाहिए था कि क्योंकि वो बहुत टाइम से है तो उस पर भी उनको आपत्ति जतानी चाहिए थी। कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद हिंदू संगठन जो है और जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने उस पर विरोध जताना शुरू कर दिया। और देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक राजनीति नहीं, एक डर की राजनीति कर रही है, क्योंकि वो भाजपा से कहीं ना कहीं डरी हुई है, या भाजपा से डरी हुई है, या हिंदूवादी संगठनों से डरी हुई है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने इस पर खुलकर बात की तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोट बैंक बट जाए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस इन चीज़ों पे खुल के बात नहीं करती, लेकिन वही राहुल गांधी अमेरिका में जा कर के खुल के बात करते हैं जी। हिंदुस्तान में क्यों खुल के बात नहीं करते? बिल्कुल। प्रियंका गांधी ने 3 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि मणिपुर में हालात जो हैं वो सही नहीं है। प्रियंका गांधी ने अभी आप देखिए 2 दिन में जब से संजौली वाला केस हुआ कोई ट्वीट किया है? बिल्कुल नहीं किया। इस तरह की चीज़ों में अगर आप नहीं बोलेंगे, आप उसका साथ नहीं देंगे मुसलमानों का, तो मुसलमान कैसे समझेगा कि आप मुसलमान के साथ हैं? जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक राजनीति के ही तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए गुजरात में जब इलेक्शन थे तो गुजरात में इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनसे जब बात की गई, क्या बोलते हैं वो जो केस हुआ था बानो वाला, बिल्किस बानो, हाँ बिल्किस बानो के बारे में जब बात की गई कि उनके आरोपियों को छोड़ दिया गया, तो उन्होंने कहा हमारा काम तो बस डेवलपमेंट करना, हमारा काम एजुकेशन देना है। लेकिन फिर जब वो अरेस्ट हुए तो लोगों ने वही वीडियो निकाल के सर्कुलेट किया कि आप अगर किसी भी क्या बोलते जिस पे जुल्म हुआ उसके बारे में नहीं बोलेंगे, उसकी सुध-बुध नहीं लेंगे, तो ये नहीं कि आप भी बचे हुए हैं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से आपको खुल के बोलना चाहिए। वही चीज़ कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को भी इन चीज़ों पे खुल के बोलना चाहिए। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको मीटिंग बुलानी चाहिए। और जिन नेताओं ने इस तरह के बयानात दिए हैं जो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं, मसूद खुद ही कह रहे हैं, इमरान मसूद, कि ये बीजेपी की ज़ुबान बोल रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, तो उनको ले करके आना चाहिए और उनको एक अलग रखना चाहिए कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं। उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आप अगर जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन इस तरह की गंदी राजनीति ना करो। बिल्कुल। लेकिन वहाँ के सीएम भी पता नहीं क्यों अभी तक कितने दिन हो गए इस बयान को दिए हुए, अब तक कोई भी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था का काम है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, कानून व्यवस्था हमारी टाइट है।
क्या कानून व्यवस्था आपकी टाइट है? रोज़ वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है रोड पे बैठ करके, आने जाने वालों को वो होती प्रॉब्लम। जी, जी, वही अगर कोई 5-10 मिनट के लिए रोड पे नमाज़ पढ़ लेता है तो क्या बोलते हैं, पुलिस वाले उसको लात मार के उठाते हैं। वो सजदे में था, वीडियो एक सर्कुलेट हुआ था, सजदे में था, उसको लात मार के यूपी में उठाया गया था। देखा जाए तो ट्रेनों में भी वो भगवत गीता पढ़ते हैं, पूरा ग्रुप का ग्रुप, ठीक है, वहाँ पर लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। वहीं पर एक वीडियो की बात जो करी, एक वीडियो फिलहाल के दिनों में एक सर्कुलेट हुआ था कि वहाँ पर कुछ नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, उनको पुलिस वालों ने जो रेलवे पुलिस थी उन्होंने उनकी चादर ही खींच ली उनके नीचे से और उनको डिस्टर्ब किया। तो वहीं पर नाजरीन, जिस तरह से विधानसभा चुनाव की बात करें, जैसे यहाँ पर भारत में जो हमारे चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हम जो है अमेरिका को कैसे भूल सकते हैं। तो अमेरिका में बीते दिनों एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, उसमें रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप और जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो प्रतिद्वंदी है कमला हैरिस, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, उनके बीच में एक डिबेट हुई थी और उस पर कई सारे मुद्दों पर कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को घेरा और उन्होंने खुलकर उसमें बात की और उन्होंने विदेश नीति, अर्थव्यवस्था नीति, सुरक्षा और गर्भपात जैसे विषयों पर बात की और उन्होंने ट्रंप को ये सारी जो डिबेट हुई थी उसमें पछाड़ दिया था। बिल्कुल, इस तरह से देखा जाए तो इस वक्त आज की अखबार की हर सुर्खी बनी हुई है ये खबर कि, और हर जगह यही लिखा हुआ है कि कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं घेरा है जी। उस 90 मिनट की जो डिबेट थी उसमें अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं पीछे नज़र आ रहे थे, कमला हैरिस आगे नज़र आ रही थी। वहीं जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की अभी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया तो कमला हैरिस ने कहा है कि आप बाइडेन नहीं, आप हैरिस के सामने, कमला हैरिस के सामने आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप मुझसे बात कीजिए, आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कीजिए, आप पीछे जो हुआ उसके बारे में भी छोड़िए। उसके बाद जब बहस ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा है कि ये जो बहस हुई है इससे कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि कुछ लोग हैं जो काफ़ी अलग अलग सोचते हैं। कुछ लोगों का सोचना पास्ट होता है, कुछ लोगों का सोचना फ्यूचर होता है, और जो फ्यूचर सोचता है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। साथ ही कमला हैरिस ने काफ़ी चीज़ों पे बात की। उन्होंने कहा है कि हमारे सामने अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप सिर्फ हमसे बात करें, और जब आप हाँ, और साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कही है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के लीडर हैं उनके बारे में सभी जानते हैं। पूरी दुनिया के जितने भी नेता हैं वो सब उनके मतलब क्या बोलते हैं, उन पर हंसते हैं, उनका जो है वो उड़ाया जाता है मजाक। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कोई भी सीरियस नेता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें करते हैं हर बार हर जगह वो कहीं ना कहीं ऐसी बात करते हैं जिससे उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त जो है वहाँ की जो हवा है वो जो है एक क्या बोलते हैं इलेक्शन के उसमें घूम रही है, और रोज़ कोई ना कोई नए नए बयानात आ रहे हैं सामने। और इसी बीच अब देखना है कि इलेक्शन में क्या होता है, लेकिन अभी का जो सूरत हाल है उसमें तो यही, कमला हैरिस जो हैं बहुत मजबूत हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने एक बयान और दिया था कि हम इजराइल के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इजराइल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। वो जिस तरह का युद्ध चला रहा है हमास गाज़ा के ऊपर खासकर, वो बंद करे। जी। और उसी में फिर ये कहा था ट्रम्प ने कि अगर कमला हैरिस आई तो 2-3 महीने के भीतर ही ये जो है क्या बोलते हैं इजराइल ये ख़त्म हो जाएगा। तो तब उन्होंने बोला कि हम इजराइल के साथ थे, साथ रहेंगे, लेकिन अपनी शक्तियों का जो गलत इस्तेमाल इजराइल कर रहा है वो ना करे, इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करे। जी। तो जिस तरह से कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बहस हुई थी उसमें कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों जो ट्रंप और बाइडेन के बीच जो डिबेट हुई थी उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं बाइडेन की कसर पूरी कर ली उस डिबेट में। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।